हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, क्लास 10th का ऑटोमोटिव 404 हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट 1 ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो आज हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं सेशन नंबर 11, जिसका नाम है सस्पेंशन सिस्टम। सेशन 1 से लेके सेशन 10 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज सेशन 11 डेट इज सस्पेंशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे काफी सारे पेडेबल कंटेंट हम अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो 55 रुपीज में ऑटोमोटिव 404 के नोट्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सिर्फ 55 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ वाला। बाकी एक 150 रुपीज का भी सेम कंटेंट मिल रहा है, बट ये एडिटेबल है, ये टीचर्स के लिए है, तो आपको ये परचेस नहीं करना है 150 रुपीज वाला। आप जहां भी पीपीटी या एडिटेबल कंटेंट देखोगे वो आपको परचेस नहीं करना है, क्योंकि वो टीचर्स लोग के लिए है ना। यही सेम कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 55 रुपीज में मिल रहा है, आपको ये परचेस करना है। ठीक है, इसी के अलावा आप देख सकते हो 35 रुपीज में, 65 रुपीज में कंप्लीट साइंस मिल रहा है, 10th का जैकपॉट, जिसमें साइंस के डिटेल नोट्स वगैरह रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारी चीजें हैं। तो आप एक बार जरूर चेकआउट करना वेबसाइट पे। और इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे कई सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। एक बार जरूर वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। ये सबका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डन, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन 11 डेट इज सस्पेंशन सिस्टम। क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम? तो शॉक एब्जॉर्ब करता है एंड वाइब्रेशन को टू एंश्योर स्मूथ राइड एंड मेंटेन व्हीकल स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है यार, आपको पता ही होगा, अगर ये सॉकअप नहीं रहा, ये स्प्रिंग नहीं रही, तो गाड़ी में अगर आप बैठोगे धड़ धड़ झटके लगते रहेंगे। ये झटका जो आपको लग रहा है ना, अच्छा ट्रैक्टर में कभी बैठा है? ट्रैक्टर में सॉकअप सिस्टम नहीं होता है, कोई सस्पेंशन सिस्टम होता ही नहीं है ट्रैक्टर में। ठीक है, आप उसमें बैठ के देखना, ऐसा मतलब खा पी के अगर बैठ गया, लंबे टूर पे चलेगा, लंबे मतलब 1-2 किलोमीटर भी अगर चल गया ना, तो इतने झटके लगेंगे, इतने झटके लगेंगे, आप हाथ जोड़ लोगे, भाई दोबारा ट्रैक्टर में हमको नहीं बैठना भाई। मतलब इतने झटके लगते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही वीक होता है। और ट्रैक्टर जो होता है वो कंफर्टेबल राइडिंग के लिए होता भी नहीं है, जनरली वो एग्रीकल्चर पर्पज से होता है, इसलिए उसमें सस्पेंशन सिस्टम उतना यूज नहीं करते। लेकिन जो हमारी 4 व्हीलर व्हीकल्स होते हैं, जितने भी इसमें भाई किस लिए हम लोग 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ी खरीदते, ताकि कंफर्ट मिले। कई गाड़ियां ऐसी जिसकी सस्पेंशन सिस्टम इतनी बेहतरीन है, जैसे एग्जांपल ले लो, थार ले लो, एक्सयूवी हो गया वगैरह का देख लो, इतना प्यारा सस्पेंशन सिस्टम है कि इतना छोटा, इतना चौड़ा ब्रेकर कूद गया गाड़ी, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेकर आया था कि नहीं आया था। अच्छा, जो बसेस देख लो, जो वो वाले बस आते हैं, बड़े बड़े जो बसेस आते हैं, एसी बस वगैरह, जो ट्रेवलर्स वगैरह आते हैं, देखो यार उसमें अगर आपने ट्रेवल किया होगा तो इतने बड़े बड़े ब्रेकर वो क्रॉस कर जाता है, आपको फील ही नहीं होता कि यार ब्रेकर था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस गाड़ी का सॉकअप सिस्टम जो है ना बहुत बेहतरीन है। तो जनरली इसका काम क्या होता है, ये स्प्रिंग्स जो लगे हुए हैं ना, इसी को अपन सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो गाड़ी चल रहा है, ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग आप दिख रहा होगा, गाड़ी जैसे जैसे चल रहा है, जहां भी झटके आ रही है, सारा का सारा जो वाइब्रेशन है ना, कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? ये सॉकअप एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर ये सॉकअप नहीं रहा तो इस तरीके से गाड़ी आपकी उचकती रहेगी और आपको मस्त मजा आता रहेगा। ठीक है, तो जनरली सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करना, आपकी गाड़ी में जो भी शॉक्स आ रहे हैं या जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑन द रोड, उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करना और कंफर्टेबल, आपकी जो कंफर्ट जोन है उसको इंप्रूव करना। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये भाई ये गाड़ी दौड़ती हुई मस्त चल रही है रोड पे, और आप देख सकते हो इसमें सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है और अंदर ड्राइवर है। कितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं, बट ये ड्राइवर को मजा आ रहा होगा, हुई हुई, मतलब ज्यादा झटके जोर। देखो, एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है, एक होता है झटका लगता है जिससे पूरी शरीर के अंदर की किडनी विडनी लीवर सब हिल जाता है। ये वैसा वाला नहीं, सॉकअप हाँ थोड़ा सा गाड़ी इसे ढुचुक ढुचुक करेगी, बट आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि जैसे आप अपने बेड के गद्दे पे इस तरीके से झूला झूल रहे हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा कि भाई किडनी विडनी सब बाहर निकल जाएगा मुंह से, तो वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है। तो देख सकते हो जो मॉन्स्टर कार वगैरह में भी बहुत ज्यादा सॉकअप का यूज किया जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है ना भाई, ऐसे रफ रोड पे चलता है, तो उसकी तो किडनी लीवर सब मुंह से बाहर निकल आएगा, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा सॉकअप सस्पेंशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो देखो कह रहा है, आफ्टर द इंजन ऑफ व्हीकल इट इज द सस्पेंशन सिस्टम दैट होल्ड प्राइम इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द हार्बिंगर ऑफ द कंफर्टेबल राइड। इंजन के बाद देखो, जैसे कि बहुत बात करते हैं हम लोग, किसी भी हमारे इंसान का जो मेन पार्ट है वो क्या है भाई? हमारा दिल। अगर ये धड़कना बंद हो गया तो हम तो किसी लायक ही नहीं रह जाएंगे। वैसे ही किसी भी गाड़ी का जो दिल होता है ना, वो उसका इंजन होता है। अगर हम उसके अलावा किसी और चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाए तो यही हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है। क्योंकि अगर आप गाड़ी बनाते क्यों? ताकि कंफर्ट राइड हो, और कंफर्ट राइड के लिए भाई सस्पेंशन सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सस्पेंशन सिस्टम मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ पर्टिकुलर रोड कंडीशन प्रोवाइडिंग सेफ ड्राइवर टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, इसका काम क्या होता है
कि रोड में जो भी उबड़ खाबड़ है उस वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना और आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना। दिस माइट साउंड प्रीटी सिंपल बट व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट सीरियस इट इज नॉट अ सिंपल। आपको लगता है कि यार कितना ही सिंपल चीज है, कोई भी स्प्रिंग लगा दो अपन, नहीं इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान आपको लग रहा है कि क्या ही है, 4 स्प्रिंग तो ऐसे लगा दिए काम, नहीं भाई, उसके पीछे का अपना एक साइंटिफिक रिसर्च है भाई, तब जाकर कहीं वो सिस्टम बना है और तब जाकर आज हम लोग इतना कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हेन एक्सेलरेशन कम्स इनटू फोर्स एंड फोर्स ट्रांसलेट इनटू रॉ एनर्जी, दिस एनर्जी ट्रेवल थ्रू द फ्रेम ऑफ द व्हीकल विदाउट कॉइल और स्प्रिंग टू एब्जॉर्ब दिस and the vertical energy would causes the vehicle to jump off the road, reducing tire friction and control, which would result in the heavy bounce back downward by the car and even greater force which could be very dangerous। भाई आप सोचो, आप बिना सॉकअप के, आप कभी ट्रैक्टर के टाली जो होता है पीछे उसमें कभी बैठे हो? ठीक उसमें नहीं होता है, बहुत सारे आजकल जो नए आने लगे हैं उनमें तो दिया जाता है, बट जो पुराने थे उसमें नहीं होता था, उसमें कोई भी शॉकअप सिस्टम नहीं होता था, कभी बैठ के देखना। और वो प्लेन रोड पे भी चलती, क्योंकि रोड कभी भी प्लेन नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव रहता ही है। आप कभी ट्रैक्टर के ट्रॉली में बैठ के देखना, दौड़ 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 लगता ही रहेगा भाई, कंटिन्यू लगता रहेगा। कई बार तो हल्का ब्रेकर आता है, जोर से कुदा दो तो पूरे चक्का हवा में आ जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग ये 4 व्हीलर्स के साथ इसका यूज करें, ना यूज करें सॉकअप का, तो हमारी गाड़ी एक तो रोड से चिपक कर नहीं चलेगी, रोड से चिपक के नहीं चलेगी यानी फ्रिक्शन कम रहेगा, हम उचक के एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत रहेगा। क्योंकि अगर आप चला रहे हो और कभी जोर से ब्रेकर आ गया तो झटका, आप तो भाई मुंडी आपका लड़ जाएगा ऊपर में, अगर सॉकअप सिस्टम नहीं रहा तो थ्रू टूट गया, ड्राइवर निपट गया, पैसेंजर निपट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सॉकअप सिस्टम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादातर जो गाड़ियां होती है उसमें 2 टाइप के सॉकअप सिस्टम को यूज करते हैं, एक तो कॉइल स्प्रिंग टाइप का, एक होता है लीफ स्प्रिंग, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग टाइप का जो सॉकअप सिस्टम होता है, सस्पेंशन सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है, इस तरीके की स्प्रिंग्स लगी होती है, देखो कॉइल्स इस तरीके से कॉइल स्प्रिंग्स लगी होती है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में यहां देख सकते हो। वहीं लीफ स्प्रिंग टाइप का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें इस तरीके की छोटी छोटी, यहां पे देख सकते, ये एनिमेशन को ध्यान से देखो, इस तरीके की एक प्लेट्स होती है जो आपस में ऐसे ऐसे करके लगी होती है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ऐसा लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन सिस्टम। ये जो पुरानी बोलेरो वगैरह आती थी ना, पुराने जमाने की जितनी भी गाड़ियां आती थी ना, उनमें यही लीफ स्प्रिंग वाला ही यूज किया जाता था, ठीक है। आजकल भी जो हैवी लोड वाले ट्रक वगैरह आते हैं ना, उनमें भी लीफ स्प्रिंग ही यूज किया जाता है एज ए सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। बट कंफर्ट के पर्सपेक्टिविटी से देखोगे ना, तो कॉइल स्प्रिंग वाला जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो बेस्ट होता है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर आजकल की जितनी नई गाड़ियां आ रही हैं उस सब में कॉइल स्प्रिंग ही देखने को मिलता है। क्यों इसका यूज ज्यादा है? क्योंकि जगह कम लेता है, हल्का होता है, ये बहुत ज्यादा वेट होता है, थोड़ा इसको बड़ा चाहिए होता है, इसको थोड़ा सा बीम ज्यादा, क्योंकि 2 पॉइंट से ये अटैच होता है तो ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। यहाँ कुछ नहीं, एक तो ऊपर जहां पे एक चेसी में लगा दो, एक व्हील में लगा दो, हो गया काम, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट रोड वाइब्रेशन फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल। पहला कह रहा है, ठीक है, देखो हमारी गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर ही नहीं बैठा है जो कि जिसको झटके लग रहे हैं, हमारी गाड़ी में कई ऐसे पार्ट्स हैं जो नट बोल्ट से कसे हैं, और आपको पता है अगर उसमें वाइब्रेशन आएगा तो धीरे धीरे नट क्या होता है, खुल जाता है, और वो पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, गाड़ी से गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे कई कंपोनेंट्स को बचाने के लिए भी हम लोग सस्पेंशन सिस्टम का यूज करते हैं, ना कि सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर फ्रॉम रोड शॉक से पैसेंजर को बचाने के लिए, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल। जाहिर सी बात है, गाड़ी जितनी सॉफ्ट आपकी चलेगी उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, और गाड़ी ज्यादा झटके मार रही है तो भाई आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए या आप रोड से नीचे उतर जाओ। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। क्या बताया? पहला क्या बताया मैंने, जो गाड़ी के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सुरक्षा होता है, इससे पैसेंजर की सुरक्षा होता है, और गाड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, गाड़ी एक स्टेबल ड्राइवर के कंट्रोल में चलती है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है सस्पेंशन सिस्टम का, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई कंट्रोल आर्म, सबसे पहला तो है हमारा है कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमारा व्हील, देखो ये व्हील कनेक्टेड है, व्हील में एक नीचे व्हील जो है ना, व्हील में क्या कनेक्ट है, स्टब कनेक्ट है। कल ही मैं पढ़ा रहा था स्टब क्या होता है, स्टब होता है, स्टब में एक ज्वाइंट ऊपर होता है, एक नीचे, नीचे वाला लोअर कंट्रोल आर्म होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर कंट्रोल आर्म। तो हमारा जो व्हील होता है ना, ये जो स्टब है, ये जो स्टब दिख रही है, स्टब में 2 एंड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे।
नीचे वाला जो एंड होता है ना उसको बोलते हैं अपन लोअर कंट्रोल आर्म, ऊपर वाला जो आर्म होता है उसको बोलते हैं अपर कंट्रोल आर्म। ठीक है, इन दोनों कंट्रोल आर्म, नीचे वाले कंट्रोल आर्म पे हमारा सस्पेंशन सेट होता है और ऊपर वाला कंट्रोल आर्म जो होता है जनरली वो स्टीयरिंग और सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कंट्रोल आर्म? अ मूवेबल लीवर है दैट फास्टेंस द स्टीयरिंग नकल टू द फ्रेम ऑफ द व्हीकल। स्टीयरिंग नकल्स यानी हमारा जो स्टब है उससे ये ज्वाइंट होता है और कहीं ना कहीं हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी इसी पे होल्ड करता है। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल आर्म बुशिंग। दिस इज द स्लीव विच अलाउ द कंट्रोल आर्म टू मूव अप एंड डाउन। ये है कंट्रोल ये क्या कह रहा है कि भाई कंट्रोल आर्म बुश। तो ये जो कंट्रोल आर्म है हमारा, कंट्रोल आर्म जो है ना ये कंट्रोल आर्म ये एक बुश से कंट्रोल आर्म बुशिंग होता है जो किससे कनेक्ट होता है? हमारे गाड़ी के फ्रंट एक्सल से या रियर फ्रंट जो एक्सल होता है ना, फ्रंट एक्सल जो बीम होता है ना उससे कनेक्ट होता है। फ्रंट एक्सल बीम से ये कनेक्ट होता है हमारा नीचे का कंट्रोल आर्म, ऊपर का कंट्रोल आर्म। इस कंट्रोल आर्म के एंड पे हमारा एक बुश लगा होता है जो क्या हेल्प करता है? इसको मूव करने में हेल्प करता है। जनरली फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इसको कह सकते हो। ठीक है, आगे है स्ट्रट रॉड। एक स्ट्रट रॉड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा कंट्रोल आर्म के जस्ट ऊपर लगा होता है, ये इस तरीके से बॉल ज्वाइंट की हेल्प से ये हमारा लगा ये देख सकते हो ये है हमारा। ठीक है, इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? प्रिवेंट द कंट्रोल आर्म फॉर स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या होता है? कंट्रोल आर्म क्या होता है? आगे और पीछे की तरफ स्विंग करता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से टाई रॉड की तरह इसको बॉडी के चेसिस से लगा के रखते हैं ताकि जो व्हील है ना वो आगे पीछे ज्यादा वाइब्रेट ना करे। ठीक है, दूसरा है बॉल ज्वाइंट। तो जो बॉल ज्वाइंट क्या हेल्प करता है? जनरली एक मूवेबल ज्वाइंट होता है। जैसे आप समझ लो ये कप है, इस कप में एक बियरिंग है इस तरीके से और ये इसको चारों तरफ इस डायरेक्शन में घूम सकता है, तो इस तरीके का होता है बॉल ज्वाइंट। जो कि बॉल ज्वाइंट, द ज्वाइंट देखो लिखा है अ ज्वाइंट दैट अलाउ द कंट्रोल आर्म एंड स्टीयरिंग नकल टू मूव अप एंड डाउन एंड साइड वे एज वेल। जनरली कंट्रोल आर्म को ऊपर नीचे और साइड वे मूव करने में ये हेल्प कराता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो देख लो अब इसमें क्या हमारा जो शॉकअप सिस्टम बनता है ना, कॉइल वाला जो शॉकअप सिस्टम होता है उसमें एक होता है शॉक एब्जॉर्बर, एक होता है स्ट्रट। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? आपकी बाइक में लगा होगा, आपने बाइक का ब्रेक दबाकर ऐसे घुचुक घुचुक करते हो, कभी ना कभी तो खेले ही होगे। तो जो नीचे आपके बाइक में जो फ्रंट व्हील है ना, फ्रंट व्हील आपका जैसे ये बाइक का फ्रंट व्हील है, तो बाइक के फ्रंट व्हील में इस तरफ से आप देखे होगे इस तरीके के कुछ एक लगा होगा, ब्रेक दबाकर ऐसे करते हो सिलेंडर अंदर इस तरीके से घुस रहा होगा, दैट इज नोन एज शॉकअप। तो देखो दो चीज से मिलकर हमारा कॉइल वाला सस्पेंशन सिस्टम बनता है। एक तो मेन रॉड होता है जिसके अंदर शॉकअप ऑयल वगैरह अंदर फिल होता है जो कि उसको शॉकअप कुछ ना थोड़ा बहुत रोड का शॉक्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसी के ऊपर स्ट्रट लगाया जाता है। स्ट्रट यानी इस तरह की कॉइल लगाई जाती है जो हेल्प करता है एक्स्ट्रा लो, एक तो गाड़ी को लोड को वियर करता है, दूसरा जो हाई इंपैक्ट होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जनरली जो पूरा का पूरा सस्पेंशन सिस्टम होता है ना वो हमारा किसे एक शॉकअप और स्ट्रट से मिलकर बना होता है। एक रॉड होता है बीच में जिसके अंदर ऑयलिंग वगैरह फिल होता है ताकि थोड़ा छोटे मोटे वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसके ऊपर फिर हम कॉइल स्प्रिंग लगाते हैं, दोनों मिलकर सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट क्या है भाई? प्रिवेंट द सस्पेंशन फ्रॉम बाउंस आफ्टर स्प्रिंग कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, स्टेबलाइजर बार, एक दोनों हमारा फ्रंट व्हील, मान लो एक फ्रंट व्हील इधर है एक व्हील इधर है, ये हमारा पूरा सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। अपर कंट्रोल आर्म, लोअर कंट्रोल आर्म। लोअर कंट्रोल आर्म में ना इस तरीके की एक रेड कलर से जैसे दिख रहा है एक रॉड लगाता है जिसको स्टेबलाइजर बार कहते हैं। लिमिट बॉडी रोल ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग कॉर्नर्स। तो क्या होता है हमारी गाड़ियां ना जब चलती है तो इस तरीके से रोल करती है, जैसे आपको मैं हाथ दिखा रहा हूं ना इस तरीके से रोल होता है हमारी गाड़ियां। सिर्फ रोलिंग नहीं होती है, ऐसे जंपिंग भी होती है हमारी। जब गाड़ी जब रोड पे चलती है ना दो तीन इफेक्ट करती है, एक तो इस तरीके से आगे पीछे, ठीक है, एक ऐसा रोल करती है, ठीक है, और एक पिच भी करती है, लाइक इस तरीके से फंसती है। तो ये इसमें क्या कह रहा है जो स्टेबलाइजर बार लिमिट द बॉडी रोल, तो गाड़ी जो इस तरीके से रोल करती है ना उसको बैलेंस करने में जनरली स्टेबलाइजर बार हेल्प करता है। आगे बात करते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये हमारा जो मेन शॉक एब्जॉर्बर है, ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है। इसी में जब स्प्रिंग सिस्टम लगा देते हैं तो ये शॉक स्ट्रट के बीच इसमें ये स्प्रिंग जो लगाते हैं, ये इसका काम क्या होता है? गाड़ी के वजन को सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉक को एब्जॉर्ब करना। ठीक है,
चलिए आगे है कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने को मिलता है। पहला, शॉक एंड स्ट्रट। शॉक एंड स्ट्रट आर लोकेटेड बिहाइंड द व्हील ऑफ द व्हीकल, behind the wheel of they are subjected to wear and tear just like other vehicle part. The sign of the shock wear out are the car bouncing excessively, leaning hard in corner and jerking at brakes. The sign indicate that shock and strut are definitely calling for the change. अब क्या होता है, ये भी जो हमारे जो ये शॉकअप सिस्टम है, जैसे यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हो यहाँ कहीं लगा हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या होता है ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। गाड़ी चल रही है मतलब इसका यूज है। गाड़ी के कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिसपे गाड़ी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये है ऐसा सिस्टम है, गाड़ी थोड़ा सा भी चलाओगे ना, कहीं गाड़ी कैसा भी रोड हो, कहीं ना कहीं सस्पेंशन सिस्टम पे ये जो बाउंसिंग इफेक्ट है देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, कई बार क्या होता है हमारी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम चलते 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 खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा सस्पेंशन सिस्टम खराब हो चुका है? तो एक तो बाउंसिंग, आप जब गाड़ी चलाओगे ना, कुछ ज्यादा ही गाड़ी आपकी बाउंस कर रही होगी, कुछ ज्यादा ही बाउंस कर रही होगी, ठीक है, और खटखट 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 ऐसा आवाज भी आएगा। अब तो हल्का सा भी खड़खड़िया रोड पे गाड़ी चलाओगे ना तो खड़खड़ खड़खड़ गाड़ी बहुत ज्यादा साउंड करेगा, खड़खड़ 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 आवाज आएगा, बहुत ज्यादा बाउंसिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ जाना आपका सस्पेंशन सिस्टम क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको बदलने का समय आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल ज्वाइंट। बॉल ज्वाइंट क्या होता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो है ना, ये हमारा स्टब है जिसमें आगे जाके व्हील कनेक्ट होगा। इस स्टब, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा बॉल ज्वाइंट है। हमारा जो कंट्रोल आर्म है ये लोअर कंट्रोल आर्म, और ये जो ऊपर है ये अपर कंट्रोल आर्म, ये दोनों ना एक छोटे से स्टब से इस ज्वाइंट से कनेक्टेड। इस ज्वाइंट्स को बोलते हैं दैट इज बॉल ज्वाइंट। कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का एक हब होता है, उसके अंदर एक बियरिंग होता है और बियरिंग से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंट्रोल आर्म से कनेक्ट हो गया और ये वाला हमारा स्टब से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्टब को ये क्या होता है, इसको इसमें जैसे ये देखो, ये इसमें मान लो कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये हमारा कप हो गया, इसको पकड़ा हुआ है, ये इस तरीके से घूम रहा है पूरा, ये निकल नहीं सकता बाहर, बट ये अंदर ही हर डायरेक्शन में घूम सकता है। दिस इज बॉल ज्वाइंट। ठीक है, तो द वियरिंग आउट ऑफ बॉल ज्वाइंट, तो ये भी है भाई, सॉकअप सिस्टम में एक बॉल ज्वाइंट भी खराब होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्योंकि आप देख सकते हो चक्का हल्का भी ऊपर नीचे होगा तो बॉल ज्वाइंट पे कहीं ना कहीं लोड पड़ रहा है, बॉल ज्वाइंट पे लोड पड़ रहा है, तो बॉल ज्वाइंट में ग्रीसिंग, देखो यहाँ देख सकते हो ग्रीस डल अंदर येलो कलर से जो दिख रहा है ना, ग्रीस वगैरह होता है, इसके बॉल्स ग्रीस खत्म होता है, डस्ट वगैरह वाटर से डस्ट से ग्रीस खत्म हो जाता है। ठीक है, ग्रीस खत्म हो गया तो फिर ग्रीस निकल गया तो बॉल्स आपस में फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी में बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है। ठीक है, यहाँ पे द वियरिंग आउट ऑफ बॉल ज्वाइंट कैन गेट डेंजरस बिकॉज if they separate they causes you lose control over the vehicle which could also be a life risk। क्या कह रहा है भाई कि भैया ये भी बहुत खतरनाक चीज है कि मान लो किसी वजह से ये टूट गया, तो भाई ये यहां से ये जो बॉल ज्वाइंट है टूट गया, तो भाई चक्का निकल के बाहर, पूरा स्टब सिस्टम ही बाहर हो गया, फिर तो गाड़ी से आपका कंट्रोल छूट जाएगा, तो भाई मरना निश्चित है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो प्रिवेंट मेजर्स, तो भाई कैसे क्या हम लोग ध्यान रखें जिससे इस सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। पहला, द शॉक एंड स्ट्रट शुड बी चेक फ्रिक्वेंटली फॉर लीकेज। सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारा अंदर क्या होता है, एक स्ट्रट होता है, सॉरी एक शॉकअप होता है, एक शॉकअप होता है। ठीक है, जिसमें इस तरीके का सिस्टम होता है, जिसमें एक पिस्टन और सिलेंडर का होता है, जिसके अंदर ऑयल वगैरह भरकर उसको दोनों को सील पैक करते हैं, और इसके ऊपर फिर हम लगाते हैं कॉइल, इसके ऊपर कॉइल लगाते हैं, तो एक तरीके से डबल शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। तो रेगुलर इसको चेक करते रहे अपने सस्पेंशन सिस्टम में, कहीं ऑयल लीकेज वगैरह तो साइड से नहीं हो रहा है, तो भाई अगर ऐसा है तो भाई तुरंत खोल के उसको ठीक करवाएं, और ज्यादा ही ठीक होने लायक नहीं है तो उसको नया चेंज कर रहे हैं। बॉल ज्वाइंट शुड बी चेक्ड इमीडिएटली इन केस द मोशन ऑफ कार इज नॉट राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी हैंडलिंग सही नहीं हो रही है, गाड़ी थोड़ी सी अजीब, तुरंत आप अपने गाड़ी के चारों चक्के के बॉल ज्वाइंट को चेक करो, कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं उसका रबर, देखो यहाँ देख रहे हो इस तरीके से रबर होता है आगे, ये रहा बॉल ज्वाइंट, देखो ये रहा, ये रबर वगैरह तो नहीं कहीं घिस गया है, क्योंकि रबर अगर डैमेज होगा ना तो अंदर की ग्रीस सारी बाहर निकल जाएगी, ग्रीस बाहर निकल गया तो अंदर फ्रिक्शन इतना होगा कि घिस जाएंगे, तो फिर निकलने का भी चांस है, टूटने का भी चांस रहता है। तो इसको कंटिन्यू चेक करते रहें। मेक श्योर टू लुब्रिकेट बॉल ज्वाइंट योर कार, और कोशिश करें कि भाई इसको ओपन करके बीच बीच में लुब्रिकेट कराते रहें। ठीक है, अगर नीड है तो। डन। नाउ व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द सस्पेंशन, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अब हम रिलेटेड टू सस्पेंशन सिस्टम उसको देख लेते हैं, जैसे पिचिंग, रोलिंग एंड बाउंसिंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं पिचिंग, जैसे आप देख सकते हो
एरोप्लेन की एनिमेशन वीडियो देखो, इसको देखकर आप समझ जाओगे क्या होता है पिचिंग, क्या होता है रोलिंग। ये देख सकते हो रोलिंग में क्या हो रहा है, हमारी जो प्लेन है वो इस तरीके कार भी हमारी रोल करती है। कार जब रोड पे चलती है ना बेटा, इस तरीके से देखो, ये हमारा रोलिंग है, रोल हो रही। जब कार रोड पे चलती है ना तो रोड एकदम स्मूथ तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो हमारी कार ना इस तरीके से रोलिंग इफेक्ट भी, इस तरीके से रोलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, पिचिंग भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये पिच हो रहा है, गाड़ी हमारी गुचुक 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 ऐसे भी करती है, गुचुक 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 ऐसे भी करती है। तो ये हो गया हमारा रोलिंग, ये हो गया पिचिंग। और एक बाउंस भी होता है, जिसमें क्या होता है हल्का सा भी कुछ बम्प आता था, गाड़ी काफी ज्यादा बाउंस कर जाती है। तो ये तीनों इफेक्ट देखने को मिलता है। व्हेन अ मूव व्हीकल कम अक्रॉस अ रोड पिट और बम्प इट एक्सपीरियंस अ जॉल्ट, मतलब जब भी कोई हमारी गाड़ी वगैरह किसी बम्प पे, रोड के किसी भी बम्प पे आती है तो गाड़ी में एक जोरदार क्या हो इफेक्ट देखने को मिलता है, बाउंसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। द व्हीकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एग्जिबिट टेंडेंसी ऑन डिजायरेबल मोशन करता है। जब भी ऐसे बम्प्स वगैरह आएंगे रोड पे, हमारी गाड़ी एक अनडिजायरेबल मोशन करती है। वो रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अलोंग द लेंथ, जब लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आपकी गाड़ी बाउंस कर रही है तो उसको पिचिंग करते हैं। लेंथ यानी आपकी गाड़ी का ये लेंथ है, ठीक है, गाड़ी मान लो ये गाड़ी का, ये आपकी गाड़ी है, इसका लेंथ, तो लेंथ के अकॉर्डिंग गाड़ी ऊपर नीचे ऐसे कर रही है, दैट इज नोन एज पिचिंग, ठीक है। इफ दिस टेंडेंसी आर विद साइड एंड अलोंग द हाइट ऑफ द व्हीकल, अगर गाड़ी के हाइट पे या साइड में इस तरीके से मतलब ऐसा ऐसा कर रही है तो इसको अपन रोलिंग और बाउंसिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। एक होता है स्प्रिंग कैम्बर। स्प्रिंग कैम्बर क्या होता है, जब हम लोग लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं, लीफ स्प्रिंग की बात करें चाहे दोनों स्प्रिंग की बात करें, तो गाड़ी में ना क्या होता है, हमारी हमारी जो व्हील होती है ना स्ट्रेट नहीं होती है। जब हमारी व्हील गाड़ी में कनेक्ट होती है स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होती है। अंदर की तरफ बेंड इसलिए गाड़ी को हमेशा हमेशा गाड़ी में ना थोड़ा सा कुछ डिग्री का कैम्बर प्रोवाइड कर, जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। रुको जरा दिखाता हूं मैं आपको फिर से। ये देखो, ये गाड़ी व्हील एकदम सीधा है। रियल में जब गाड़ी खाली होती है तो ऐसी नहीं होती है, हमारी जो व्हील होती है ना गाड़ी का थोड़ी सी कैम्बर होती है, ठीक है। मैं अभी दोबारा जूम करके आपको दिखाता हूं जब वो एंगल में जाएगा। ये देखो, रियल में हमारी गाड़ी का जो व्हील है ना थोड़ा सा कैम्बर होता है। ये जो एंगल दिख रहा है ना स्प्रिंग से जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है ना उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि हमारी व्हील को ना सस्पेंशन सिस्टम की वजह से जो व्हील है ना वो अंदर की तरफ इस तरीके से कर्व हो जाती है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि गाड़ी पे हमेशा लोड होता है। भाई 2 लोग 4 लोग जब भी बैठेंगे तो गाड़ी पे एक लोड आएगा, जिस अब क्या होगा जब नेगेटिव अंदर की तरफ कैम्बर दिया गया है ना, तो जब 2-4 लोग बैठेंगे ना तो स्प्रिंग पे लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी ये हमारा सीधा हो जाएगा, ठीक है, सीधा हो जाएगा। और नहीं तो सीधा अगर होता, गाड़ी पे लोड पड़ता तो गाड़ी का नेगेटिव या पॉजिटिव किधर भी कैम्बर हो सकता था, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी व्हील ना एक तरफ से घिसने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए गाड़ी में ना हमेशा कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। लीफ स्प्रिंग में कैम्बर किस तरीके से दिया जाता है, लीफ स्प्रिंग का जो डायामीटर है ना, लीफ स्प्रिंग जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका जो डायामीटर है ना वो डिसाइड करता है कि व्हील हमारा कितना कैम्बर एंगल पे होगा। द इनिशियल कर्वेचर प्रोवाइड इन अ लीफ स्प्रिंग इज कॉल्ड कैम्बर ऑफ द स्प्रिंग। जब हम लीफ स्प्रिंग खरीद के लाते हैं, तीनों चारों इसमें देख रहे हो नंबर ऑफ प्लेट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, और जब चैसी से कनेक्ट करते हैं तो एक जो इनिशियल जो एंगल दिखता है ना दैट इज नोन एज कैम्बर, ठीक है। द लीफ ऑफ द स्प्रिंग पॉसेस सम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यू टू कैम्बर। द प्रोविजन ऑफ कैम्बर इज एसेंशियल रिक्वायर इन देम सो दैट कर्व स्प्रिंग में चेंजेस टू फ्लैटेड शेप ऑन लोडिंग। अब क्या होता है जब गाड़ी पे लोग बैठेंगे, 2-4 लोग बैठेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, दबेगा, तो ये रेडियस स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, जब दबेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा देते हैं, कम दे, मान लो कि भाई अगर इसका डाया कम है, अब 8-10 लोग बैठ गए, 8-10 लोग बैठ गए तो ये तो एकदम चिपक जाएगा चैसी से, फिर तो चैसी में झटके लगेंगे, आपको शॉकिंग बहुत ज्यादा लगेगा, टूट सकता है आपका, ठीक है। इसीलिए कर्वेचर थोड़ा ज्यादा देते हैं कि अगर 8-10 लोग इसके ऊपर बैठे भी तो ज्यादा ज्यादा कितना दबेगा, इतना दबेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा योइंग। योइंग क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, योइंग क्या होता है, हमारी गाड़ी इस तरीके से घूमती है, जैसे ये एरोप्लेन को देख सकते हो, दिस इज व्हाट इज रोलिंग, इसको रोलिंग बोलते हैं, इसको पिचिंग बोलते हैं। यहां पे ना ये रोलिंग कर रहा है ना ये पिचिंग कर रहा है, योइंग मतलब इस तरीके से, ऐसा हवा जिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। जैसे यहां पे देख सकते हो, यहां पे गाड़ी में कोई भी यौ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, इसकी जो एक्सिस है एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पे यौ दिख रहा है, जो एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से आपकी गाड़ी का जो एंगल है थोड़ा सा टिल्ट है। अच्छा, योइंग देना गाड़ी में बहुत जरूरी, जब इस पे लोग बैठते हैं ना तो ये अपने आप सीधा हो जाता है।
अगर आप सीधा दोगे, लोग बैठेंगे तो ये नेगेटिव योइंग मिल जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी थोड़ी सी टेढ़ी चलती है, ठीक है। तो ये देना भी बहुत जरूरी, गाड़ी में पहले से थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं ताकि जब 2-4 लोग बैठे गाड़ी में, 1 लोग 2 लोग बैठे तो वो सीधा हो जाए, इसलिए पहले से भी नेगेटिव व्यूइंग दी जाती है गाड़ी में। अ फिनोमिनन इन विच द हाईली कैम्बर्ड लीफ स्प्रिंग, हाईली कैम्बर्ड लीफ स्प्रिंग exhibit movement about the vertical axis is known as yawing. Tendency of yawing is less in flat spring than in cambered spring. ठीक है, मतलब फ्लैट स्प्रिंग की में योइंग की टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू कैम्बर्ड स्प्रिंग, ठीक है। तो देखा जाए तो हमको बहुत ज्यादा कैम्बर भी नहीं देना और बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं रखना, तो आप इनके मीडियम में रख सकते हो, मतलब आप ये रख सकते हो, थोड़ा सा कैम्बर भी आ गया और थोड़ा सा फ्लैट भी हो गया। फ्लैट होने की वजह से योइंग देखने को नहीं मिलेगा, और कर्व, हल्का सा कर्व होने की वजह से जब गाड़ी पे लोड वगैरह पड़ेगा तो गाड़ी अपने नॉर्मल स्टेट में चलेगी, ज्यादा कैम्बर भी नहीं रहेगा, ठीक है। फोर्थ है डिपिंग। डिपिंग क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू डाइव इन इट्स फ्रंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब डिपिंग इफेक्ट कब देखने को मिलता है? जब आप गाड़ी चला रहे हो तो अचानक से ब्रेक मारते हो तो गाड़ी का पूरा लोड आगे वाले सस्पेंशन सिस्टम जो होता है ना, आगे वाला जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, पूरा गाड़ी का लोड उस पर चला जाता है। दैट इफेक्ट इज नोन एज डिपिंग। तो टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू डाइव इट इन द फ्रंट ऑफ द एप्लीकेशन ब्रेक इज कॉल्ड डिपिंग। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेट ट्रांसफर। क्या होता है? जब अचानक से ब्रेक मारते हो तो गाड़ी का पूरा वेट इनर्शिया की वजह से पूरा गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सारा का सारा वेट क्या होता है? सामने की तरफ ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से सामने वाले शॉकअप पे बहुत ज्यादा लोड पहुंच जाता है, ठीक है। कंस्टेंटली इन द फ्रंट व्हील सस्पेंशन ओवरलोड होता है, दिस इज नॉट डिजायर्ड, और ये सही चीज नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात आपकी गाड़ी आगे से टूटने वाली है, आपका सस्पेंशन सिस्टम टूटने वाला है, या जो फ्रंट एक्सल है वो टूट जाएगा। तो इससे बचाने के लिए ना आजकल नई गाड़ी में बहुत सारे टेक्निक आने लगे हैं, लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फंडा आ रहा है कि जब भी ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना चेंज करके उसको बैलेंस कर देगा, बहुत ज्यादा आगे की तरफ लोड नहीं करने देगा, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे नई टेक्नोलॉजी आने लगी हैं जो इस चीज को, इस इफेक्ट को, डिपिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करती है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग लेवल पर जाओगे तब इसको पढ़ेगा किस तरीके से किया जाता है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पूरा खेल होता है, पहले से ही पीछे में एक्स्ट्रा लोड थोड़ा सा बना के दिया जाता है ताकि जब डिपिंग इफेक्ट वगैरह हो तो ज्यादा लोड आगे ट्रांसफर ना हो, थोड़ा पीछे भी रहे, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं कई जो बैलेंस करते हैं, है ना। बॉटमिंग। बॉटमिंग क्या होता है भाई? बॉटमिंग में भी सस्पेंशन सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉटमिंग मतलब आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है रोड से, आपका जो रोड है ना, रोड से आपका जो गाड़ी का जो नीचे ये पार्ट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी कहीं ना कहीं बेटा सस्पेंशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। सस्पेंशन, क्योंकि आपकी स्प्रिंग है ना, आपके सस्पेंशन सिस्टम क्या है भाई? स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग जैसे जैसे यूज होते होते ढीला होगा ना, जैसे जैसे लूज होगा आपकी गाड़ी उतनी जमीन के क्लोज चलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस उतना कम होता जाएगा। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया तो ऐसे बीच में ऐसे कुछ आएंगे ना बम्प वगैरह, तो गाड़ी आपकी नीचे से टकरा जाएगी और गाड़ी के नीचे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डैमेज हो सकते हैं। तो भाई व्हेन अ व्हीकल इज ओवरलोडेड, जब गाड़ी में ओवरलोडिंग हो जाती है तब जाकर क्या होता है? स्प्रिंग बहुत ज्यादा दब जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। इट कॉजेस ग्रेटर डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग देन देयर नॉर्मल स्पेसिफाइड वैल्यू। अब कहा गया कि भाई गाड़ी 4 लोग की गाड़ी है तो 4 लोग के हिसाब से गाड़ी की स्प्रिंग डिजाइन की गई है, सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन किया गया है। बट इंडिया में तो भाई 4 लोग की गाड़ी होती है तो 5 लोग के हिसाब से स्प्रिंग डिजाइन, क्योंकि इंडिया है, जो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया उनको भी पता ही है, तो 5 लोग के हिसाब से डिजाइन करते हैं। लेकिन ये इंडिया है भाई, यहाँ पे 8 लोग को बैठा लिया जाता है, 7 लोग को बैठा लिया जाता है भाई। तो फिर उसमें क्या होता है? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाता है और बम्प वगैरह पे गाड़ी हमारी टच कर जाती है। अगर आपके घर में गाड़ी होगा, अगर आप एक्सपीरियंस किए होगे जरूर, आपने बाइक ही देखा, अगर आपके घर की कोई बाइक है, कोई भी स्प्लेंडर प्लस, डिस्कवर वगैरह हो गया, पुरानी बाइक्स जो, उसमें मान लो उसकी सॉकअप सिस्टम थोड़ा खराब हो गया, उसमें 3-4 लोग बैठ गए अपनी बाइक पे, 3 या 4 लोग बैठ गए। अब जब भी कोई ब्रेकर पे जाओगे तो गाड़ी नीचे से कटक टच हो जाती है। क्यों? अच्छा, एक लोग पे कभी नहीं हुआ, आप अकेले चला रहे होगे कभी टच नहीं होगी, लेकिन 3 लोग बैठा लिए तो टच हो गई। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग कर दिया आपने, या सस्पेंशन सिस्टम आपका खराब हो गया, ओवरलोडिंग किया, स्प्रिंग जितनी थी उससे ज्यादा दब गई, अब रोड की क्लियरेंस के पास चलेगी, अब जहां बम्प वगैरह आएगा गाड़ी वहां पे जमीन में टच करेगी, उससे गाड़ी के नीचे के में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना वो सब डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है बेटा स्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट क्या होता है? स्प्रिंग पे जो वजन आता है ना उसको स्प्रंग वेट बोलते हैं। तो गाड़ी के जो ऊपर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर के पार्ट्स, जो स्प्रिंग लगा है ना, इसके ऊपर के जितने, इसको स्प्रंग वेट बोलते हैं। जैसे हमारा इंजन हो गया, हमारा गाड़ी का बॉडी हो गया, जो पैसेंजर्स बैठते हैं, ये सब स्प्रंग वेट के अंदर आएंगे। अनस्प्रंग वेट क्या होता है? तो हमारे जो व्हील्स हो गए,
है ना, फ्रंट एक्सल हो गया, बैक एक्सल हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, ये जो स्प्रिंग के नीचे का गाड़ी के इसके नीचे के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उन सबको अपन अनस्प्रंग वेट कहते हैं। द वेट ऑफ व्हीकल फ्रेम, बॉडी, इंजन, ट्रांसमिशन एंड एनी अदर लोड ऑन दिस कंपोनेंट आर सपोर्टेड ओवर द सस्पेंशन सिस्टम, देयरफॉर सच वेट आर कॉल्ड स्प्रंग वेट। जो भी लोड, गाड़ी के जो भी लोड सस्पेंशन पे पड़ रहा है, गाड़ी में कुछ भी हो, गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर जो भी लोड, जिसकी वजह से इसके ऊपर लोड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्रंग वेट। ठीक है, उसमें गाड़ी का इंजन, गाड़ी के अदर कंपोनेंट्स हो गए, ड्राइवर का वेट हो गया, सामान रखे हो डिग्गी में, उसका सब हमारा स्प्रंग वेट में आएगा। ठीक है, अनस्प्रंग वेट क्या होगा? अनस्प्रंग वेट हमारे सस्पेंशन सिस्टम के नीचे का पार्ट, हमारे जो व्हील्स हो गए, ठीक है, फ्रंट एक्सल हो गया, रियर एक्सल हो गया, डिफरेंशियल गियर हो गया, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? अनस्प्रंग, क्योंकि स्प्रिंग पे इसका कोई लोड नहीं पड़ता। मतलब ये जो ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसपे सस्पेंशन पे इनका लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिखा है सम पार्ट्स ऑफ ऑटो व्हीकल्स व्हिच आर फिटेड बिटवीन द सस्पेंशन, सस्पेंशन सिस्टम के नीचे सेट होता है। ठीक है, एंड द रोड सरफेस आर नॉट सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम पे इसका कोई भी लोड का असर नहीं होता। सस्पेंशन सिस्टम के जस्ट नीचे के सारे जो चीजें होती है ना, वो अनस्प्रंग वेट में आती है। क्लियर है? आगे सॉफ्ट सस्पेंशन क्या होता है भाई? सॉफ्ट सस्पेंशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। सॉफ्ट सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्प्रिंग वाली जो कॉइल स्प्रिंग्स जो लगी है ना, वो बहुत सॉफ्टली काम करना चाहिए। सॉफ्ट होना मतलब छोटे मोटे जब पत्थर वगैरह आपकी गाड़ी के नीचे आए ना, तो आपको झटके महसूस नहीं होने चाहिए। हल्के फुल्के बम्प आ गए रोड पे, है ना, थोड़े बहुत आपका रोड है, थोड़े बहुत उस रोड पे बम्प आ गया, थोड़े छोटे मोटे पत्थर आ गए, तो उससे आपकी गाड़ी पे के पैसेंजर्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब थार ले लो या जो अच्छी कंपनी की जो कार वगैरह आती है, 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख की गाड़ी, तो छोटे मोटे पत्थर में आपको महसूस ही नहीं होगा कि भाई कुछ है। दैट इज नोन एज सॉफ्ट सस्पेंशन। अच्छा, बहुत ज्यादा भी सॉफ्ट, अपने सस्पेंशन को बहुत ज्यादा भी सॉफ्ट मत कर देना, नहीं तो ज्यादा सॉफ्ट करने से क्या होगा, आपका जो व्हील है और जो सरफेस है ना, ग्राउंड सरफेस, उनके बीच में कांटेक्ट बार बार छूटेगा, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो भाई सॉफ्ट सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज सेड टू बी सॉफ्ट व्हेन द रोड व्हील बाउंस टू मच इवन अ स्मॉलर रोड शॉक्स। थोड़े से भी अगर इस तरीके से पत्थर वगैरह आए तो वो जो व्हील्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या करे, उछले। अ सॉफ्ट सस्पेंशन इज डिजायर्ड ऑन व्हीकल, बहुत जरूरी होता है। इट प्रोवाइड ग्रेटर कंफर्ट टू द पैसेंजर। तो क्या होता है, चक्के तो उछल जाते हैं बट ड्राइवर तक वो वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, हाउएवर टू सॉफ्ट सस्पेंशन इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट पुअर कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड रोड। बहुत ज्यादा भी सॉफ्ट हो गया तो चक्के ज्यादा उछलेंगे, ज्यादा चक्का उछलने लगा तो भाई कांटेक्ट जमीन से छूटेगा, जिसकी वजह से हाई स्पीड में एक्सीडेंट होने का टेंशन रहेगा। ठीक है, वहीं एक हार्ड सस्पेंशन होता है, तो हार्ड सस्पेंशन जनरली गाड़ी में रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी। हार्ड सस्पेंशन, अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज्यादा टाइट कर दिया आपने, इसकी स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो छोटे से पत्थर भी गाड़ी के नीचे आएगा ना, वो शॉक भी आप ड्राइवर फील करें। दैट इज हार्ड सस्पेंशन। लेकिन कई जगह गाड़ी में ऐसी कुछ चीजें जहां पे हार्ड सस्पेंशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, जैसे जब हम गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं, ब्रेकिंग एफर्ट, जब ब्रेकिंग वगैरह लगाते हैं, उसमें हमारा हार्ड सस्पेंशन होना चाहिए। क्योंकि जब अगर सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का लोड सस्पेंशन, जब हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं ना, तो गाड़ी का पूरा इनर्शिया सस्पेंशन पे जाता है। सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हुआ तो गाड़ी नीचे टकरा सकती है, किससे, रोड से टकरा सकती है, एक्सल से टकरा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो चेसी का सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम वो होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो। दैट इज द बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, 10th है हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस। अब भाई स्प्रिंग स्टिफनेस, हमारी जो स्प्रिंग हमने लगाया है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। उसकी स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए, तो उसकी द स्प्रिंग इज स्पेसिफाइड बाय द पैरामीटर कॉर। स्प्रिंग स्टिफनेस के बेसिस पे कार की स्प्रिंग्स को डिजाइन किया जाता है। रेट ऑफ कांस्टेंट, द स्प्रिंग स्टिफनेस एस इज डिफाइंड एज द लोड रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट इट बाय यूनिट लेंथ। इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर एमएम या केजीएफ पर सेंटीमीटर। तो ये होता है स्टिफनेस का फॉर्मूला। एक तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जितना बहुत ज्यादा हुई तो हार्ड सस्पेंशन हो गया, बहुत कम हुई तो सॉफ्ट सस्पेंशन हो गया। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तभी गाड़ी उतनी कंफर्ट होगी। इस पे ये कैसे निकालते हैं, ये गाड़ी पे कितना लोड पड़ रहा है ना, और उस लोड से
गाड़ी की कितनी यूनिट डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब अगर 100 किलो गाड़ी पे लोड डाले हो तो गाड़ी का स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट किया, मान लो 5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट किया, डिवाइड करोगे आपको तो ये आ गया आपका 20, तो स्टिफनेस इज 20। इज इट बेस्ट स्टिफनेस और नॉट? अब वो तो जो स्टैंडर्ड है ऐसे ही ने जो स्टैंडर्ड बना रखा है उसके चार्ट में चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टिफनेस होनी चाहिए स्प्रिंग की, अगर गाड़ी का वेट इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है, उनके चार्ट से मैच करके देखना होगा, अगर सही आ रहा है उसका मतलब सही है। ठीक है, तो बस यार यहीं पे होता है हमारा सस्पेंशन सिस्टम खत्म। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।